गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। चलो भाई, बहुत सारे मैसेज मिले हैं गुड मॉर्निंग के, तो सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार बताएं, सब कुछ क्लियर है क्या? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? बहुत सारे लोगों के गुड मॉर्निंग अकेले हैं, क्लियर लिख दिया है आयुषी ने, बहुत बढ़िया। भारती ने लिख दिया, दिव्यानी ने, अमोल ने, कैलाश ने, कपिल ने, नवनीत ने, देवलोदी ने, नागवेंद्र ने, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया भाई। नेहा पटेल ने, मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं अपन क्लास को। चलो भाई, तो कंटिन्यू करते क्लास को। 5-6 लोगों के अगर क्लियर हो जाते तो मैं समझ जाता हूँ भाई क्लियर है ना। मनु का भी मैसेज है, नेहा पटेल का। तो लेते हैं भाई अपन आज की शायरी। आज की शायरी क्या है हमारी? आज की शायरी है कि शौक इत्मीनान का पालते ही क्यों हो। शौक इत्मीनान का पालते ही क्यों हो, और हर काम तकदीर पर टालते ही क्यों हो। कल एक स्टूडेंट का फोन आया मेरी मैनेजमेंट टीम के पास, बोले सर से ही बात करना है, सर आप मुझे बात करा दो गौरव सर से। मैंने कहा भाई क्या दिक्कत है बताओ। बोले सर आप ऐसा कुछ करो कि सारे जो इकट्ठे नोट्स है वो मुझे दे दो, आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, भले ही आप ऐप पे डाउनलोड मत अपलोड मत करो। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? बोले सर मैं ऐसी जगह से रहता हूँ, एक गांव में रहता हूँ, और नोट्स प्रिंट कराने के लिए मुझे 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और वहां जाकर मुझे नोट्स प्रिंट कराना पड़ता है। तो डेली की डेली जाना हो नहीं पाता, हर 2-3 दिन में जाना हो पाता है, और जब 2-3 दिन जब तक प्रिंट नहीं होते तब तक मेरी पढ़ाई नहीं होती। तो मैंने कहा भाई प्रिंट कराने के चक्कर में पढ़े ही क्यों हो, एक अच्छा खाली रजिस्टर ले लो, और जो नोट्स हम अपलोड करते हैं मोबाइल में खोलने के बाद उनको आप अपने अपनी लैंग्वेज में अपने हाथ से लिखो। उसमें होगा क्या, उसमें होगा ये कि जो नोट्स आप अब खुद खुद के हाथ से बनाओगे तो वो याद बहुत जल्दी होंगे ना। और पढ़ाई की ये जो ट्रिक है वो सबसे अच्छी मानी जाती है कि अपन अपने खुद के नोट्स से दूसरे के बनाए हुए नोट्स याद करने में बहुत प्रॉब्लम देते हैं। और हमारे साथ दिक्कत यही होती है, हम जब बुक से पढ़ते हैं तो बुक से थ्योरी हमको याद क्यों नहीं होती, उसका रीजन यही है कि भाई बुक की जो लैंग्वेज होती है और बुक जो लिखने वाले का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा अलग होता है। अपन अपनी लैंग्वेज में जब उतारते हैं, पेन से लिखते हैं, तो वो आपको बहुत जल्दी याद होती है। तो मतलब आप जो नोट्स हम दे रहे हैं, अगर आपके पास इस तरह की कोई समस्या है कि नोट्स आप प्रिंट नहीं हो पा रहे हैं बहुत लंबे टाइम तक, और या फिर डेली आप प्रिंट नहीं कर पा रहे, तो एक खाली रजिस्टर ले लो और साथ साथ में आप लिखते हुए चलो, ठीक है। शुरुआत में जब ये क्लास स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे भी दिनेश सर ने मुझसे बोला कि सर हम ये नोट्स शेयर क्यों कर रहे हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। नोट्स आप बोलो क्लास में बच्चों को, स्टूडेंट को बोलो कि ये नोट्स जो है वो आपको मोबाइल में सिर्फ दिखेंगे, आपको नोट्स लिखना है, और उससे बहुत फायदा होता है। वाकई में जितने भी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो नोट्स खुद के बनाते हैं, क्योंकि खुद के बनाए हुए जो नोट्स रहते हैं वो इतने जल्दी अपने दिमाग में बैठते हैं, जितने जल्दी याद होते हैं, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कोई बुक और जो दूसरे के बनाए हुए नोट्स उतने अच्छे नहीं हो सकते है ना। हालांकि पूरे इंडिया में मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में लैब टेक्नीशियन के लिए जितने अच्छे नोट्स जीनोम लैब साइंस प्रोवाइड कर रहा है, उतने अच्छे नोट्स आपको कहीं नहीं मिल रहे होंगे। लेकिन आप इसके प्रिंट कराने के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, आप साथ साथ में खुद से भी बनाते हुए चलो, तो आपको बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और कुछ चीजें आप उसमें ऐड भी करते जाओ, बीच बीच में ऐड भी कर सकते हो। कुछ चीजें आपको अगर मिस्टेक लग रही है तो हमको इन्फॉर्म करके, जैसे एक टॉपिक में एक स्टूडेंट का मैसेज आया था मेरे पास, उसने बोला कि सर एक लिपिड वाला जो नोट्स है उसमें एक जगह मिस्टेक है। एक्चुअली लिपिड वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन वो नोट्स में जस्ट अपोजिट हो गया, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, मेरे जो स्टाफ है उनसे हो गई होगी, ठीक है। तो इस तरह की कोई छोटी मोटी मिस्टेक दिखती है तो आप वो हमको इन्फॉर्म भी कर सकते हो, है ना। तो अगर आपने प्रिंट भी करा ली है तब भी मैं आपसे बोलूंगा, तब भी ऐसा नहीं कि सिर्फ नोट्स ले लिए और आपने सामने रख लिए और उसको पढ़ते जा रहे हैं। आपके पास 2-3 कलर के पेन होना चाहिए, एक हाइलाइटर होना चाहिए कि जो पॉइंट आपको ज्यादा मतलब रिवाइज करने के टाइम पे आपको याद करना है और उसको ज्यादा फोकस करना है तो उसको हाईलाइट कर दो किसी। अब देखो आप प्रिंट कराते हो तो वो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होते हैं, हम लोग भले ही थोड़े बहुत कलरफुल दे रहे हैं आपको नोट्स, लेकिन आप प्रिंट कराने के टाइम पे ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं उनके ब्लैक एंड व्हाइट नोट्स होते हैं। तो कलरफुल पेन यूज करना बहुत फायदेमंद होता है कि जो चीज ज्यादा आपको फोकस करना है तो उसको हाईलाइट कर दो। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत अगर आप भी करोगे तो ये मेहनत करना ही पड़ेगा, जितनी आप मेहनत करोगे, और जिस इस तरह की मेहनत बहुत
फायदेमंद होती है ना। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि नोट्स हम अपलोड नहीं कर रहे, नोट्स हम अपलोड बिल्कुल बाकायदा करते हैं, लेकिन थोड़ी सी साथ साथ में आप अलग से अपनी भी मेहनत करते जाओ तो आपको बहुत फायदा होगा। ज्यादा इत्मीनान के चक्कर में मत पड़ो कि हमको इत्मीनान से नोट्स मिल जाएं और हम उसको देख लें, बस हमारे लिए पढ़ाई हो जाएगी। तो शौक इत्मीनान का पालते ही क्यों हो, हर काम तकदीर पर टालते ही क्यों हो, बिना आग हवा गुब्बारा उड़ नहीं सकता। जब तक मेहनत नहीं करोगे आप ऊपर उठ नहीं सकते भाई, है ना। बिना आग हवा गुब्बारा उड़ नहीं सकता, और ये कांच से जज्बात उछालते ही क्यों हो। बस आपने मन बना लिया कि हमारी तो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, लेकिन बगैर मेहनत के लग जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कांच के जज्बात मत बनाओ भाई कि सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं और मेहनत बिल्कुल भी नहीं, है ना। कांच के जज्बात बहुत जल्दी टूट जाते हैं, मेहनत आपको करना पड़ेगी। चलो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। और ओवरव्यू हमारा हेमेटोलॉजी का चल रहा है। ओवरव्यू हेमेटोलॉजी का जब अपन कर रहे थे तो अपन ने ओवरव्यू को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जितनी भी हमारी थ्योरी है उस थ्योरी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इसको मैंने ट्रिपल डी बोला है। ट्रिपल डी मतलब पहला डेफिनेशन, पहले डी का मतलब है डेफिनेशन, दूसरा डिसीज और तीसरा है डायग्नोसिस। 3 पार्ट में क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि ये शुरू के जो 2 पार्ट हैं, शुरू के जो 2 डी हैं, डेफिनेशन और डिसीज, ये 2 पार्ट ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट वाले हैं। इनको आपको समझना है, थोड़ा सा रिलैक्स होकर इनको समझना है कि क्या हो रहा है भाई डेफिनेशन में, वो डेफिनेशन किस तरह से बन रही। कई बार उनके नाम से ही डेफिनेशन निकल के जाती है, और मेडिकल टर्म, मेडिकल फील्ड में इतनी सारी डेफिनेशन है, इतने सारे टर्म्स निकल के आते हैं। अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम कवर करते हैं। हालांकि अगर अपन सब कुछ करने बैठे तो सिर्फ इम्पोर्टेंट टर्म पे, सिर्फ डेफिनेशन से भी एक बुक बन सकती है, एक अलग से एक बुक बन जाएगी। अगर मेडिकल जितनी भी डेफिनेशन है उनको अलग निकाल दिया जाए तो उसकी भी एक बुक प्रिंट हो सकती है। ठीक है, डेफिनेशन अपन ने कल डिस्कस की थी, इसमें जितनी भी सेल्स हैं अपन ने कल डिस्कस किया था। आज अपन डिसीज को डिस्कस करने वाले हैं। हेमेटोलॉजी में जो बेसिक डिसीज हैं, जो कॉमन डिसीज है, उसमें अपन ने अपने थ्योरी पढ़ते टाइम में डिस्कस कर लिया था। जैसे एनीमिया हो गया है, ल्यूकेमिया हो गया है, थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, है ना। ये जो कॉमन डिसीज हैं उनके बारे में अपन ने काफी डिटेल में डिस्कस किया है। एनीमिया में भी एनीमिया टाइपिंग अपन ने काफी डिस्कस किया, ल्यूकेमिया अपन ने देखा। ठीक है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ और डिसीज हैं जो हालांकि ब्लड सेल से ही होती है, लेकिन उनकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो वो अपन आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। और बेसिकली ओवरव्यू में अपना यही रहता है कि जो कुछ छूटा है तो अपन उसको थोड़ा और इंक्लूड करते, थोड़ा और एडवांस लेवल पे चलते हैं। ठीक है, ज्यादातर ओवरव्यू की क्लास एक दिन की होती है, लेकिन इस बार दिनेश सर ने हेमेटोलॉजी की क्लास नहीं ले पाए हैं, तो ओवरव्यू की ये जो क्लास है वो टोटल 4 दिन चलने वाली है। तो एक दिन कल हो गया है। आज अपन डिसीज करेंगे। डायग्नोसिस वाले पार्ट को अब 2 दिन अपन डिस्कस करेंगे, कल भी और परसों भी। और संडे के दिन फिर से आपका हेमेटोलॉजी का ही टेस्ट होगा, तो दोबारा से और नए क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो थोड़ी और प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। चलो, तो अपन देखते हुए डिसीज में अपन ने एक बार नाम देख लेते हैं, इसके बाद में अपन डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। हेमेटोमा डिस्कस करेंगे अपन, हीमोरोज, हीमोफीलिया, मल्टीपल माइलोमा, बुर्किट लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, हेमेंजियोमा, एप्टोप्टिस एकीमोसिस पर्पुरा, डेक्टिलाइटिस और हीमोसिरोसिस। ये कुछ डिसीज हैं, इनको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो कल अपना ये सेल वाला हो गया था, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूं। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो उसको अपन जरूर डिस्कस कर लेंगे अगर आप बोलोगे तो। बाकी मैं डायरेक्ट अब डिसीज वाले चैप्टर पे आता हूँ, डिसीज वाले पॉइंट पे आता हूँ, और 1 बाय 1 अपन एक एक डिसीज की डेफिनेशन को डिस्कस करते हुए चलते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं फिर बोलूंगा वही मेडिकल फील्ड बहुत बड़ी फील्ड है, सिर्फ 0.5% नॉलेज अपन को जरूरी होता है, तो उतना ही अपन, है ना। अगर हेमेटोलो मतलब जितनी भी ये डिसीज है इनके और डिटेल में अपन घुसे तो काफी और बड़े हो सकते हैं। जैसे आप विकिपीडिया पे सर्च करोगे तो एक डिसीज पे ही काफी लंबा चौड़ा पेज आपको मिल जाएगा, लेकिन एक लैब टेक्नीशियन के लिए सिर्फ उसकी डेफिनेशन, उसका मतलब क्या है, मतलब जो डिसीज है उसका क्या मतलब है, सिर्फ इतना नॉलेज हो, इतना उसके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, जो कॉमन डिसीज है जैसे एनीमिया है, तो एनीमिया जरूर अपन ने काफी लंबा पढ़ा है, पूरे 1 घंटे की क्लास में अपन ने एनीमिया डिस्कस किया। लेकिन जो थोड़ी स्पेशल डिसीज है, जो थोड़ी रेयर डिसीज है, रेयर डिसीज में अपन एक डेफिनेशन
अपन को नॉलेज हो, उसका क्या मतलब होता है, इतना अपन को नॉलेज हो, इतना अपने लिए सफिशियंट होता है। ठीक है, चलो रूप सिंह ने लिखा आपका ये अंदाज बहुत अच्छा लगता है, चलो थैंक यू रूप सिंह। चलो पहला अपना है हेमेटोमा। हेमेटोमा क्या होता है भाई, हमारे टिश्यू के अंदर अगर ब्लड का कलेक्शन हो जाए, हमारे टिश्यू के अंदर अगर ब्लड इकट्ठा हो जाए, तो इस जो डिसऑर्डर है, ये जो डिसीज है, इस कंडीशन को हम हेमेटोमा कहते हैं। देखो बहुत सारे जो डेफिनेशन है वो लगभग उनके नाम से ही निकल जाती है। या देखो आप, हेम मतलब ब्लड और टोमा मतलब इकट्ठा हो गया है, तो कलेक्शन का जो ब्लड है अगर टिश्यू में हो जाता है तो उसको अपन हेमेटोमा कहेंगे। दूसरा अपना हीमोरेज। हीमोरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग हो रही है किसी पेशेंट को, है ना, और ब्लीडिंग होने के रीजन क्या है वो अपन ने पहले डिस्कस किए भाई, हमारे क्लॉटिंग फैक्टर कम हो सकते हैं, या प्लेटलेट कम हो सकते हैं, या उन प्लेटलेट के फंक्शन अच्छे से नहीं कर पा रहा है, ये भी कारण हो सकता है। तो बहुत सारे कारण जो है वो अपन ने डिस्कस किए हैं। किसी भी रीजन की वजह से अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो इसे अपन हीमोरेज, दूसरा मेडिकल टर्म, मतलब अपन ये कह सकते हैं ब्लीडिंग का ही एक दूसरा मेडिकल टर्म है हीमोरेज, आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम में भी कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऊपर एक डेफिनेशन है या ऊपर एक वर्ड है, ऐसा भी आ जाता है कि ब्लीडिंग इज आल्सो कॉल्ड, इस तरह से भी क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस पेपर आप देखोगे, और बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये। ब्लीडिंग इज आल्सो कॉल्ड, फिर 4 ऑप्शन है आपके पास, और 4 ऑप्शन में मान लो लिखा है हेमेटोमा, हीमोरेज, हीमोफीलिया, इस तरह से अगर 4 ऑप्शन है तो हीमोरेज जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े अपन। आगे अपना हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है भाई, ये भी एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, और ये जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है ये इनहेरिटेड होता है। इनहेरिटेड मतलब जेनेटिक, जो माँ बाप के थ्रू बच्चों में जो डिसऑर्डर आते हैं उन्हें अपन इनहेरिटेड डिसऑर्डर कहते हैं। तो हीमोफीलिया जो है वो एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, और इसमें क्या होता है, ब्लड जो होता है वो प्रॉपर तरीके से क्लॉट नहीं हो पाता। अगर पेशेंट को थोड़ा बहुत भी अगर कट लग गया, थोड़ी बहुत भी अगर उसको चोट लग गई है, तो उसका ब्लड अच्छे से क्लॉट नहीं हो पाएगा, जो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, जितने जल्दी क्लॉट होना चाहिए उतने जल्दी क्लॉट नहीं हो पाता। तो ये जो डिसीज है, ये जो डिसऑर्डर है, इसे अपन हीमोफीलिया कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े अपन। आगे अपना मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा अपन थोड़ा बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। इसे अपन प्लाज्मा सेल माइलोमा भी कहते हैं। और प्लाज्मा सेल माइलोमा का मतलब क्या है कि प्लाज्मा सेल जब बहुत ज्यादा बढ़ती हैं, कितनी ज्यादा, अगर 10% से ज्यादा बोन मैरो में प्लाज्मा सेल प्रेजेंट है। देखो प्लाज्मा सेल होती क्या है वो अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था भाई, है ना। प्लाज्मा सेल हमारे मोनो कोई बता सकता है मैसेज में, इसको रॉयल डिसीज भी कहते हैं। रूप सिंह ने लिखा प्लाज्मा सेल किससे बनती है, मैं बता दूंगा। प्लाज्मा सेल अगर हमारे बोन मैरो में 10% से ज्यादा बढ़ रही हैं, बहुत बढ़िया। बी सेल, बहुत शानदार। बी लिम्फोसाइट, बहुत बढ़िया। मतलब आप लोग रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। अब मैं बीच बीच में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछना शुरू करूंगा, आप लोग वाकई में पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बी सेल जो होती हैं वो बी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है भाई, तो प्लाज्मा सेल जब बहुत ज्यादा बढ़ती है, कितनी ज्यादा, 10% से ज्यादा अगर प्लाज्मा सेल बढ़ती है तो वो उस कंडीशन को अपन मल्टीपल माइलोमा कहते हैं। बोन मेरो में अगर 10% से ज्यादा है तो हमारी मल्टीपल माइलोमा कहलाएंगी। तो ये मल्टीपल माइलोमा जो है वो भी एक तरह का ही कैंसर है। ठीक है, क्योंकि 10% से ज्यादा बढ़ रही मतलब उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा प्रोडक्शन को ही हम अपने ल्यूकेमिया या अपने कैंसर की कंडीशन में रखते हैं ना। ल्यूकेमिया, देखो ल्यूकेमिया के फिर बहुत सारे टाइप हैं। अपन ने जब ल्यूकेमिया का टाइप डिस्कस कर रहे थे तो ल्यूकेमिया के टाइप में शुरुआत में तो अपन ने 2 डिस्कस किए थे, एक्यूट और क्रोनिक, और एक्यूट क्रोनिक को भी फिर 2 और डिवाइड कर दिए थे, AML CML ALL CLL। ठीक है, इस तरह से अपन ने 4 डिवाइड कर दिए थे। लेकिन एक और क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा था फैब, जिसमें फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिफिकेशन अपन ने देखा था, उसमें भी अपन ने देखा था। लेकिन इसके अलावा भी ल्यूकेमिया एक बहुत बड़ा टॉपिक है भाई। ल्यूकेमिया के और भी दूसरे टाइप हैं। ल्यूकेमिया में सिर्फ इतना ही, अगर ल्यूकेमिया की डेफिनेशन आपसे पूछे तो उसमें अपन को सिर्फ इतना ही मालूम चल रहा है कि WBC काउंट बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन WBC काउंट में भी कौन सी सेल्स ज्यादा बढ़ रही है, जैसे अगर लिम्फोसाइट ज्यादा बढ़ती है, लिम्फोसाइट का परसेंटेज अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो वो अपना ल्यूकोइड, एक लिम्फोइड ल्यूकेमिया तो अपन ने बोल ही दिया। लेकिन एक लिम्फोमा कंडीशन भी ऐसी होती है जिसमें लिम्फोसाइट का जो होते हैं WBC वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल माइलोमा में क्या होगा, मल्टीपल माइलोमा में बी सेल जो होंगे वो प्लाज्मा सेल उनसे बहुत ज्यादा बनेगी, वो प्लाज्मा सेल का ज्यादा परसेंटेज, 10 से ज्यादा परसेंट जो होता है वो हमारा मल्टीपल माइलोमा कहलाता है। आगे बढ़े अपन। आगे अपना लिम्फोमा।
थोड़ी देर पहले ही मैं डिस्कस कर रहा था। अभी जो अपन मल्टीपल माइलोमा की बात कर रहे थे, दरअसल वो मल्टीपल माइलोमा लिम्फोमा का ही एक टाइप है। लिम्फोमा मतलब जब लिम्फोसाइट बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन जब ज्यादा होता है, तो इस कंडीशन को अपन लिम्फोमा कहते हैं। और मल्टीपल माइलोमा भी में भी यही हो रहा है, लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन जब ज्यादा हो रहा है तो उनसे प्लाज्मा सेल ज्यादा बन रही हैं, और प्लाज्मा सेल ज्यादा बन रही तो उसको अपन ने मल्टीपल माइलोमा कह दिया। तो लिम्फोमा का ही एक टाइप अपन मल्टीपल माइलोमा को मान सकते हैं। लिम्फोमा क्या होता है भाई? लिम्फोमा जो होता है इसका मतलब होता है लिम्फेटिक जो सिस्टम होते हैं उनका कैंसर। लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर जो होता है उसको अपन लिम्फोमा कहते हैं, जिसकी वजह से लिम्फोसाइट बढ़ते हैं, और लिम्फोसाइट की वजह से हमारे जो लिम्फ नोड हैं उनमें गठान टाइप की बन सकती है, कैंसर बन सकता है ना। तो इसे अपन लिम्फोमा कहेंगे। और लिम्फोमा के बहुत सारे टाइप है लिम्फोमा के, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई मल्टीपल माइलोमा को भी अपन एक लिम्फोमा के अंदर कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन बेसिकली अगर अपन देखें तो इसकी दो कैटेगरी लिम्फोमा की बनाई गई है। पहली कैटेगरी है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, और दूसरी है हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन लिम्फोमा और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, इसमें 90% जो लिम्फोमा के केस होते हैं वो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के होते हैं, और 10% जो केस होते हैं वो हॉजकिन लिम्फोमा के केस होते हैं, है ना। लिम्फोमा के, फिर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, लिम्फोमा के बहुत सारे टाइप है, लेकिन बेसिकली जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि बेसिकली ये दो टाइप के हैं मेन। अगर अपन कैटेगरी के देखें तो दो टाइप के हो सकते हैं। पहला इन्होंने बोला नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, दूसरा इन्होंने बोला हॉजकिन लिम्फोमा। 90% केस नॉन हॉजकिन वाले हैं, 10% के हॉजकिन वाले हैं। तो इसमें हॉजकिन का मतलब क्या है, किस तरह से उन्होंने क्लासिफाई किया कि किस लिम्फोमा को वो हॉजकिन बोलेंगे, किसको नॉन हॉजकिन बोलेंगे, है ना। वो डिसाइड करती है एक सेल। अगर टिश्यू की बायोप्सी करें, हिस्टोपैथोलॉजी में होती है टिश्यू की बायोप्सी, है ना, टिश्यू की बायोप्सी करके अगर अपन माइक्रोस्कोपी करें, और माइक्रोस्कोपी करने के बाद अगर एक टाइप की सेल दिख रही, बड़ी स्पेशल टाइप की सेल है ये, रीड, क्या नाम है इसका, थोड़ा सा लंबा नाम है, रीड स्टेनबर्ग सेल। अगर ये सेल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है तो इस तरह का जो लिम्फोमा होगा इसे अपन हॉजकिन लिम्फोमा कहेंगे। किसी भी पेशेंट के लिम्फ नोड में अगर ट्यूमर है, देखो अगर अपन शुरुआत से देखें तो शुरुआत में क्या होगा, लिम्फ नोड कहाँ होते हैं हमारे, लिम्फ नोड पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन अगर प्लेक्सर साइड में ज्यादा है, प्लेक्सर साइड का मतलब जैसे गले में ज्यादा है, अपनी जो कोहनी है वहां पे ज्यादा है, जहां जहां पर जॉइंट है वहां पर ज्यादा है। वैसे तो पूरे में फैले हैं लिम्फ नोड, लेकिन अपने गले वगैरह में ज्यादा है, अपनी कोहनी वगैरह में, सॉरी जो साइड वाली होती है ना, उनमें बगल में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो ये लिम्फ नोड के जब ट्यूमर होते हैं और उनकी अगर अपन ने टिश्यू की माइक्रोस्कोपी करें और रीड स्टेनबर्ग सेल अगर अपन को दिख रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे कि ये जो लिम्फोमा है वो हॉजकिन लिम्फोमा है, ठीक है। रीड स्टेनबर्ग सेल, ये क्या है भाई? रीड स्टेनबर्ग थोड़ा सा अपन पहले भी डिस्कस कर चुके, थोड़े और इसको डिटेल में समझते हैं रीड स्टेनबर्ग सेल को, और इमेज के थ्रू समझते हुए चलते हैं। रीड स्टेनबर्ग सेल क्या होती है भाई? ये हमारे टिश्यू के अगर अपन देखेंगे तो लिम्फोसाइट ही होती है, लेकिन टिश्यू के अगर अपन देखेंगे, टिश्यू की माइक्रोस्कोपी करेंगे तो करीब 30 से लेकर 50 माइक्रोमीटर, 30 से लेकर 50 माइक्रोमीटर, बहुत बड़ा साइज हो गया भाई। 30 से लेकर 50 माइक्रोमीटर बड़ा साइज क्यों हो गया? क्योंकि अपनी स्मॉल लिम्फोसाइट जो होती है वो आरबीसी के बराबर होती है। आरबीसी का जो साइज होता है वो होता है 7.5 माइक्रोमीटर, मतलब स्मॉल लिम्फोसाइट का जो साइज होता है वो लगभग इसके बराबर होता है। लार्ज लिम्फोसाइट जो होती है वो इससे थोड़ी बड़ी होती है। तो भी अपन देखें तो 8-10-12 माइक्रोमीटर के आसपास हमारी लिम्फोसाइट हो सकती है, 7 से 9, क्या कहा बिल्कुल रूप सिंह, है ना, मैंने एवरेज साइज की बात की है। तो लेकिन अगर लिम्फोसाइट 30 से 50 माइक्रोमीटर की दिख रही, मतलब बहुत बड़े साइज की दिख रही है लिम्फोसाइट, है ना, किसके अंदर दिख रही है? टिश्यू के अंदर। और साथ साथ में मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक बड़ी खास बात है, लिम्फोसाइट जो होती है उनमें सिर्फ एक ही लोब, मतलब एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मल्टी लोब प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूट्रोफिल्स में। न्यूट्रोफिल्स में अपन ने पढ़े हैं 3 से लेकर 5 तक के लोब्स प्रेजेंट होते हैं। हाइपर सिगमेंटेड है तो 7 तक भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिम्फोसाइट में अगर लोब ज्यादा दिख रहे हैं, या लोब मतलब न्यूक्लियस ज्यादा दिख रहे हैं, है ना, तो 2 लोब भी दिख सकते हैं, 3 लोब भी दिख सकते हैं, है ना।
और ज्यादातर कंडीशन में बाइलोब ज्यादातर दिखता है, 2 लोब ज्यादातर दिखते हैं। और इस तरह का जो न्यूक्लियस होता है अगर वो दिख रहा है तो इस तरह की लिम्फोसाइट को हम रीड स्टेनबर्ग सेल बोलेंगे। ये वाली इमेज को जरा ध्यान से देखो, इसको मैं यहाँ से रफ डायग्राम बना रहा हूँ, इसको लगभग इसी के जैसा एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। कुछ इस तरह की सेल यहाँ पर है और इसमें आप देखोगे कि 2 न्यूक्लियस इसके अंदर, हालांकि ये बहुत ज्यादा क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा, न्यूक्लियस थोड़े से कुछ इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट है ना। इस तरह की सेल जो होती है वो हमारी रीड स्टेनबर्ग सेल होती है। अब देखो इसमें बीच में थोड़ा सा ये जो दिख रहा है वो इंक्लूजन है ना, और इंक्लूजन जो होता है उसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होती हैं। ये जो है वो न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस हैं और दोनों के इसके अंदर प्रेजेंट है इंक्लूजन के अंदर। तो जिसकी वजह से इसकी जो इमेज होती है, एक ये जो इमेज होती है ये उल्लू के आंखों की तरह दिखती है, ऑल आई की तरह। आप इसको ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि उल्लू देख रहा है आपको, है ना। तो उल्लू के आंखों की तरह या उल्लू के चेहरे की तरह, फेस की तरह जो सेल दिखेगी वो हमारी रीड स्टेनबर्ग सेल कहलाती है, ठीक है। और रीड स्टेनबर्ग सेल अगर पेशेंट को दिख रही है तो पेशेंट को हम बोलेंगे कि वो हॉजकिन लिम्फोमा है। अब क्या प्रॉब्लम दिक्कत होती है, अनाया ने पूछा है। अनाया, जितने भी लिम्फ नोड हैं उनमें ट्यूमर हो जाएगा, है ना। जितने भी मतलब लिम्फ नोड में कहीं पे भी ट्यूमर हो सकता है, जहां जहां पर लिम्फ नोड प्रेजेंट होंगे उनमें लिम्फोसाइट इकट्ठी होने लगेंगी। लिम्फोसाइट इकट्ठी होने लगेंगी तो वो ट्यूमर बनाने लगेंगी, गठान बनाने लगेंगी। मतलब अपने जो गले साइड के जहां जहां पर ये लिम्फ नोड प्रेजेंट है वहां पर छोटी छोटी गठाने बन जाएंगी और जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि लिम्फ नोड में कैंसर होने लगेगा लिम्फोमा की कंडीशन में, ठीक है। तो लिम्फ नोड में जब कैंसर होगा तो इसे हमने लिम्फोमा कहा, है ना। अब उसके कैंसर को जब अपन डिटेक्ट कर रहे हैं और अपन उसकी माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं और रीड स्टेनबर्ग सेल अगर अपन को दिख रही है तो उसको अपन बोल देंगे हॉजकिन लिम्फोमा। और अगर ये सेल नहीं दिख रही है तो अपन उसको बोलेंगे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। अब नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में फिर और सब टाइप आ जाते हैं, फिर और दूसरे टाइप के लिम्फोमा आ जाते हैं, बहुत सारे टाइप हैं, इतना ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। मोनोसाइट से भी बड़ी होती है, बिल्कुल बिंदेश्वरी सही बोल रहे हो आप। मोनोसाइट का जो साइज होता है वो अपना 15 तक होता है, लेकिन 30 ले बहुत बड़ी साइज की सेल है, ठीक है। तो उल्लू की आंखें अगर आपको दिख रही हैं तो उल्लू अगर आपको टिश्यू के अंदर दिख रहा है तो ये आपका हॉजकिन लिम्फोमा हो जाता है। चलो आगे चल बढ़ते हैं अपन। अब लिम्फोमा में जब अपन ने शुरुआत में देखा था भाई 3 तरह के लिम्फोमा अपन ने शुरुआत में देखे, हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, एक और मैंने वहां पर डाला है बुर्किट लिम्फोमा, है ना। बुर्किट लिम्फोमा ये क्या होता है भाई? बुर्किट लिम्फोमा मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि लिम्फोमा के बहुत सारे टाइप हैं। अपन तो जो जो मेन टाइप हैं वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। ज्यादा डेफिनेशन वाला जो चैप्टर है वो उसमें अपन को ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बुर्किट लिम्फोमा भी लिम्फोमा का एक टाइप है और ये जो है वो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का एक टाइप है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें भी लिम्फेटिक सिस्टम में कैंसर होगा, मतलब हमारे जो लिम्फ नोड हैं वहां पर गठाने बनेंगी, ट्यूमर बनेंगी। एक इमेज यहाँ पर देख रहे हो छोटे बच्चे की, और छोटे बच्चे की आप यहाँ पर इमेज देख रहे हो। देखो लिम्फ नोड जो होती है वो हमारे यहीं पे गले वगले और हमारे दाढ़ी वगैरह के पास में प्रेजेंट होते हैं। मतलब यहाँ पर ये लिम्फ नोड जो है वो उनमें गठाने हो गई हैं, उनमें कैंसर होने लग गया। तो ये जो है इसे हम, अब ये किसकी वजह से, ये सिर्फ अगर बी सेल की वजह से ही, बी सेल मतलब बी लिम्फोसाइट, अगर बी लिम्फोसाइट की वजह से ही, अगर बी सेल की वजह से ही अगर कैंसर हो रहा है, ट्यूमर हो रहा है, तो इसको अपन बुर्किट लिम्फोमा कहेंगे। आप पूछोगे कि सर इसका नाम बुर्किट लिम्फोमा क्यों है, इसका नाम बी सेल लिम्फोमा क्यों नहीं है? साइंटिस्ट ने इसका नाम इतना सिंपल क्यों नहीं रखा कि बी सेल लिम्फोमा कर देते? अगर बी सेल की वजह से हो सकता था, बी सेल की वजह से हो रहा है तो सिर्फ इतना बी लिम्फोमा कर देते, इतना लंबा चौड़ा क्यों रख दिया बुर्किट लिम्फोमा? तो इसके पीछे एक रीजन है भाई, कारण है। एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे डैनी पर्सन बुर्किट, ये साइंटिस्ट का नाम है बुर्किट, है ना। तो यहाँ पर जो बुर्किट शब्द आ रहा है वो एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम है, जिस साइंटिस्ट ने इस डिसीज की खोज की, जिसने सबसे पहले, आयरिस के ये सर्जन थे, आयरिस के साइंटिस्ट थे, ये डॉक्टर थे एक्चुअली। तो डॉक्टर ने सबसे पहले इस तरह का पेशेंट को देखा और 1958 में इस तरह का पेशेंट सबसे पहली बार मिला जिसमें सिर्फ और सिर्फ बी लिम्फोसाइट की वजह से ट्यूमर बना था। तो उन्होंने अपने नाम पे ये डिसीज का नाम रख दिया। तो
याद रखने के लिए आप इसको बी सेल लिम्फोमा याद रख सकते हो, लेकिन इसका असली नाम जो है वो बुर्किट लिम्फोमा। एग्जाम में कभी आए बी सेल या बी लिम्फोसाइट की वजह से जब ट्यूमर होता है, कैंसर होता है, तो इसे अपन बुर्किट लिम्फोमा कहते हैं। ठीक है। जैसे कई बार थायराइड स्वेलिंग हो जाती है और गठाने भी पड़ जाती हैं। नहीं, देखो थायराइड में स्वेलिंग होती है, उसे अपन गोइटर बोलते हैं रूप सिंह, वो एक अलग चीज है। गठान बनना वो एक अलग चीज है, थायराइड में स्वेलिंग होना एक अलग चीज है। थायराइड की स्वेलिंग को अपन गोइटर बोलते हैं, और गोइटर जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन अगर कोई पेशेंट नहीं ले पा रहा है तो उसकी वजह से, हालांकि आयोडीन नमक तो आजकल कंपलसरी हो गया है, जितनी भी नमक बनाने वाली कंपनी है उनके लिए बगैर आयोडीन का नमक बनाने का बैन है, तो आयोडीन का ही नमक मिलता है आपको मार्केट में। तो बहुत कम केसेस हो गए हैं गोइटर के, लेकिन वो एक अलग चीज है। ये जो कैंसर है ये एक अलग चीज है ना, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। बुर्किट लिम्फोमा के बाद में अगली डेफिनेशन आती है अपनी हेमेंजियोमा। हेमेंजियोमा ये क्या है भाई? हेमेंजियोमा, इससे अपन एक और शब्द बोलते हैं कभी कभी, बर्थ मार्क। ये जो डिसऑर्डर है ये एक्चुअली एक तरह का डिसऑर्डर होता है, और ये बचपन से ही होता है। और बचपन से मतलब एट बर्थ टाइम पे, न्यूबॉर्न बेबी में जब ये होता है तो हो जाता है, और धीरे धीरे ये बहुत बड़ी डिसीज नहीं है कि ऐसा जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो, है ना। ये जैसे अपने देखो तिल होते हैं बच्चों में भी, छोटे बच्चे एट बर्थ के टाइम पे भी बर्थ मार्क अपन तिल को भी बोलते हैं, जो मोल अपने होते हैं। तो छोटे छोटे जो मोल होते हैं ब्लैक कलर के, है ना, तो वो तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन तिल की तरह से कभी कभी कुछ इस तरह से इमेज जरा ध्यान से देखना। और ज्यादातर ये अपने फेस वगैरह में, स्कल में, बालों में इस तरह के आपने कभी देखे हो, किसी ने देखा है क्या? हाँ, मस्सा और मोल वो एक अलग चीज है ना, वो स्किन, वो एक्चुअली डिसऑर्डर की कंडीशन में नहीं आता। जो मोल होते हैं, तिल जो होते हैं, उन्हें अपन किसी डिसऑर्डर की कंडीशन में नहीं आते। इस तरह का किसी ने देखा है क्या कभी? रेड कलर का इस तरह से दाग देखा है किसी ने? अगर ये रेड कलर का दाग है और ये बचपन से ही होता है, और धीरे धीरे एज बढ़ने के टाइम पे ये खत्म भी हो सकता है, पूरी तरह से खत्म भी हो जाता है। कई केसेस में, लगभग 90% केसेस में ये खत्म हो जाता है और अपने आप गायब हो जाता है। इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ केसेस में, जैसे 10% केसेस में ऐसा होता है कि ये गायब नहीं होता, या फिर कई बार थोड़ा बहुत बढ़ने भी लगता है। तो उस कंडीशन में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो एक बार सर्जरी से रिमूव कर दो तो फिर वो हट जाता है पूरी तरह से। तो कोई बहुत बड़ी डिसीज तो नहीं है, लेकिन आपको अमूल ने कह दिया मुझे हो रहा 6 महीने से। चलो, तो होता क्या भाई इसमें? ये बिल्कुल रबरी बम्प जैसा होता है, रबर की तरह होता है, थोड़ा सा मस्सा टाइप का होता है। ये अपन इसको मस्सा कह सकते हैं। मतलब याद रखने के लिए आप कर दो कि ब्लैक वाला जो मस्सा है वो तो हमारा मोल कहलाएगा, लेकिन रेड वाला अगर मस्सा है तो इसको अपन कहेंगे हेमेंजियोमा। हेमेंजियोमा हमारा रेड कलर का आप मस्सा मान सकते हो ना, याद रखने के लिए, है ना। होता कैसे भाई? ये जो होता है वो एक्स्ट्रा जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी वजह से होता है। ब्लड वेसल्स अगर ज्यादा ब्लड वेसल्स में की वजह से, अगर यहाँ पर ज्यादा ब्लड इकट्ठा हो गया है तो उसकी वजह से इस तरह का मार्क बनता है। और लगभग लगभग कई मामले में ये एज के साथ साथ ये खत्म हो जाता है। कई बार थोड़े बहुत केसेस ऐसे होते हैं, 10% केसेस, जिसमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है और डॉक्टर द्वारा इसको रिमूव करना पड़ता है। अब देखो, अगर ऊपर सिर वगैरह में है तो कई बार तो ये दिखता ही नहीं है, तो वो ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती नहीं, कोई दूसरे सिम्टम्स तो उससे आते नहीं है। ठीक है। तो जैसे ये आपको इमेज दिख रही किसी के, अगर बालों में है तो वो तो बालों में वैसे ही नहीं दिखेगा, है ना, लेकिन अगर चेहरे पे है तो फिर चेहरे की रौनक बिगाड़ देगा। ठीक है। तब उस कंडीशन में सॉरी, ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी ना, कोई ऐसी जगह पे जैसे चेहरे वगैरह पे है तो फिर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। अब देखो, कई बार ये लगता है कि भाई ये कोई ट्यूमर तो नहीं बन गया, लेकिन ये ट्यूमर नहीं होता। ये जो होता है वो बिनाइन होता है। बिनाइन और मेलिग्नेंट दोनों दो वर्ड है, और दोनों वर्ड एक दूसरे से अपोजिट है। बिनाइन जो होता है वो भी बढ़ सकता है, मेलिग्नेंट जो होता है वो तो बढ़ता ही बढ़ता है ना। मेलिग्नेंट मतलब कैंसर। कैंसर जो होगा, जैसे कोई भी अगर बॉडी में कोई गठान बन रही है ना, कई बार कभी आप लोगों ने ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनकी बॉडी में कहीं गठान है ना, लेकिन वो गठान ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है, और उससे कोई उनको
बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। ऐसा कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अगर देखा हो तो कोई मुझे मैसेज करके बताओ। बॉडी में कई छोटी मोटी गठान उनके है, लेकिन गठान की वजह से ना तो प्रॉब्लम है उनको, और ना ही वो गठान बढ़ रही है, और ना ही कम हो रही है, तो उसे अपन बिनाइन बोलते हैं। इसी तरह एक दूसरा होता है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट में जो गठान होगी वो बढ़ती जाएगी, है ना, बढ़ती जाएगी, तो फिर भैया उसमें तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगी और डेथ भी हो सकती है। देखो राखी ने कह दिया कि सर मैंने देखी इस तरह का एक कोई देखा होगा, राखी ने, बढ़िया मेरी सिस्टर। ओके चलो बढ़िया। देखो कई केसेस तो ऐसे होते हैं जो अपने आसपास फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। हाँ कई बार, हाँ हॉस्पिटल में भी कई बार इस तरह के पेशेंट आते हैं जिसमें उनको बॉडी में कोई गठान है, तो उनको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं, कैंसर तो नहीं है ना। तो कैंसर डिटेक्ट करने के लिए फिर अपन हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी करते हैं, है ना। तो एक्चुअली जो अपनी हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी होती है, उसके करने का एक रीजन ये भी होता है कि अगर किसी की बॉडी में किसी तरह की गठान है, तो सबसे पहले तो यही डिटेक्ट करो कि वाकई में उसको कैंसर है या नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई गठान बिनाइन हो, जिसकी वजह से वो उसको कैंसर ना हो, या गठान आगे चल के उसको कोई दिक्कत ना करे, ठीक है। हाँ अगर लेकिन कैंसर है तो फिर जरूर पेशेंट को पेन होगा। स्टार्टिंग में पेन नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे फिर वो ट्यूमर बढ़ता जाएगा, गठान बढ़ती जाती है, तो पेशेंट को फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। लेकिन बिनाइन वाले जो होते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनमें कोई किसी तरह का पेन नहीं होता, और कई बार पूरी लाइफ इस तरह की गठान बनी हुई रह जाती है और पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं आती। इसको अपन बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। बिनाइन ट्यूमर ही एक तरह का होता है अपना हेमेंजियोमा। इसको अपन लाल मस्से की तरह याद रख सकते हैं कि छोटा सा एक लाल मस्सा है, उसको अपन हेमेंजियोमा कहते हैं, है ना। अब देखो एग्जाम में तो आपको डेफिनेशन पे फोकस करना है। डेफिनेशन में जैसे आपका क्वेश्चन आ गया कि अगर डेफिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताते हुए चलूं कि अगर रबरी बल्ब है जो कि एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स की वजह से बन रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसके लिए जो वर्ड होगा वो हेमेंजियोमा उसके लिए वर्ड होगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, अगला अपने टर्म पे चलते हैं, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है भाई? नॉर्मल प्रोसेस ऑफ सेल डेथ। हमारी जो जितनी भी सेल्स होती हैं उनकी एक लाइफ स्पेन है। हेमेटोलॉजी में जब अपन बेसिक हेमेटोलॉजी पढ़ रहे थे, हीमोपोइसिस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो अपन ने क्या देखा भाई, हर एक सेल्स की एक लाइफ स्पेन होती है। जैसे अपन आरबीसी की बात करें, आरबीसी की लाइफ स्पेन जो होती है वो 120 दिन की होती है। 120 दिन तक आरबीसी हमारी बॉडी में सर्कुलेट होती रहती है, ब्लड में सर्कुलेट होती रहती है। 100 लगभग की बात कर रहा हूँ, लगभग 120 दिन के बाद फिर वो स्प्लीन में या अपने रेटिकुलो एंडोथेलियल में सिस्टम में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है, काम करना बंद हो जाती है। तो भाई अपनी बॉडी, अपनी खुद की भी एक लगभग एज है, लगभग 80 से 100 साल तक अपन जीते हैं, और 80-100 साल बाद अपने आप अपनी जो बॉडी है वो धीरे धीरे काम करना बंद होती है, और एक टाइम पीरियड बाद अपन खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से अपनी बॉडी में ये जो सेल्स होती हैं, ऐसा नहीं कि कोई सेल बन गई तो वो हमेशा ही चलती रहेगी, उसकी सेल्स की भी एक लाइफ स्पेन होती है। तो सेल की जब नॉर्मल तरीके से डेथ होती है, तो उसे अपन एपोप्टोसिस बोलते हैं, है ना। ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स में जैसे 120 दिन के बाद अगर आरबीसी टूटेगी, तो वो कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई डिसीज नहीं है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। 120 दिन बाद उसको टूट नहीं है। जैसे प्लेटलेट की बात करें, वो करीब 14 दिन तक उसकी लाइफ स्पेन होती है। 14 दिन बाद अगर प्लेटलेट डिस्ट्रॉय हो रही है, तो ये अपना डिसऑर्डर नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर सेल की डेथ किसी वजह से प्रीमेच्योर हो रही, पहले हो रही, बहुत जल्दी हो रही, या जैसे मान लो अपन आरबीसी की बात करें, 120 दिन तक चलती है, थोड़ा बहुत कम में भी डेथ हो सकती है, 120 की जगह पर 110 दिन में डेथ हो रही, तो भी वो नॉर्मली कहलाएगी। लेकिन मान लो 50 दिन में ही आरबीसी टूट गई, 14 दिन तक प्लेटलेट चलती हैं, वो 5 दिन में ही टूट गई और डेथ हो गई उनकी, तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है अपन नेक्रोसिस बोलते हैं। 2 वर्ड है अपने भाई, 2 वर्ड पे ध्यान देना। एपोप्टोसिस का मतलब नॉर्मल सेल डेथ की जो नॉर्मल प्रोसेस होती है वो हमारी एपोप्टोसिस कहलाएगी। हाँ प्लस माइनस 20 दिन बिल्कुल। और अगर एबनॉर्मल प्रोसेस होगी तो उसे अपन नेक्रोसिस कहेंगे। डेथ सेल और टिश्यू, हाँ बिल्कुल कुमार, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, सेल से ही मिलकर टिश्यू बनते हैं, तो टिश्यू के लिए भी ये वर्ड अपन यूज कर सकते हैं। टिश्यू की जो नॉर्मल डेथ होगी वो हमारी एपोप्टोसिस कहलाएगी, ठीक है। एट्रोफी, बहुत बढ़िया, एट्रोफी भी अपन वर्ड यूज करते हैं। शिव सागर ने लिखा, सही बोला भाई। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्रोसिस के बाद में अगला वर्ड आपको दिख रहा है
इकीमोसिस। इकीमोसिस ये क्या होता है भाई? अगर स्किन के नीचे ब्लीडिंग होती है और ये ब्लीडिंग हमको एक ब्लूसिस ब्लूसिस की तरह दिखती है, ब्लूसिस मतलब रेसेस की तरह। ऐसे ये वाली इमेज को जरा ध्यान से देखना आप, इसमें आंख के नीचे आपको कुछ इस तरह से रेड कलर के ब्लूसिस दिख रहे हैं, रेड कलर के वो साइन दिख रहे हैं। तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं? ब्लीडिंग की वजह से। कई बार पेशेंट को लगता है कि स्किन में कोई प्रॉब्लम है और स्किन के डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। उसमें ब्लीडिंग होने की वजह से वहां पर रेसेस बन जाती हैं और ये जो रेसेस होते हैं वो ब्रिसेस की तरह होते हैं। इसी को ही अपन इकीमोसिस वर्ड से डिनोट करते हैं, है ना, इसे अपन इकीमोसिस बोलते हैं। ठीक है। डिक्रीज सेल साइज को अपन एट्रोफी बोलते हैं। नहीं, सेल साइज को नहीं बोलते भाई, सेल की लाइफ स्पेन को बोलते हैं राजेंद्र। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है अपना पुरपुरा। पुरपुरा क्या होता है भाई? पुरपुरा स्किन के नीचे ही ब्लीडिंग। देखो दोनों में सिम्टम्स थोड़े से अलग अलग हैं। थोड़ी देर पहले अगर अपन ने देखा, स्किन के नीचे वो भी ब्लीडिंग हो रही थी। अगर स्किन के नीचे ब्लीडिंग हो और जो सिम्टम्स में अगर अपन देखें तो सिम्टम्स में ब्रुसेस जैसे अगर बन रहे हैं तो वो अपने उसके लिए अपन ने इकीमोसिस वर्ड पढ़ा। लेकिन अगर इस तरह से छोटे छोटे दाग टाइप के बन रहे हैं, इस इमेज को जरा ध्यान से देखना, पुरपुरा ज्यादा कॉमन है इकीमोसिस की कंपैरिजन में। इकीमोसिस थोड़े कम दिखेंगे आपको, पुरपुरा ज्यादा। पुरपुरा के पेशेंट कंपैरिजन में बात करें तो ये वाले पेशेंट ज्यादा मिलते हैं। इसमें स्पॉट बनते हैं, छोटे छोटे स्पॉट बनते हैं इस तरह के छोटे छोटे स्पॉट। ये जो होते हैं ये भी ब्लीडिंग की वजह से होते हैं। ये भी देखने में ऐसे लगते हैं कि कोई इन्फेक्शन हो गया हो, लेकिन ये छोटे छोटे स्पॉट पूरी बॉडी में हो सकते हैं ना। कई जगह पे ऐसा हो सकता है कि एक जगह पर ज्यादा इकट्ठे हों, लेकिन ये जब बनेंगे तो वो पूरी बॉडी में बनते हैं और ये जो बनते हैं वो भी ब्लीडिंग की वजह से ही बनते हैं। इस तरह के जो स्किन में स्पॉट बनते हैं उसे अपन मेडिकल टर्म में पुरपुरा कहते हैं। और ये जो स्पॉट है ये पेचेस के रूप में दिखते हैं, है ना, और ये लगभग पूरी बॉडी में ही बनते हैं, कई बार एक जगह पर इकट्ठे हो भी सकते हैं। ठीक, चलो अगले बर्ड पे आते हैं, अगली डिसीज पे आते हैं अपन। अगला बर्ड है अपना डेक्टिलाइटिस। डेक्टिलाइटिस ये क्या होता है भाई? डेक्टिलाइटिस अगर फिंगर और टो में, उंगलियों में और अपनी जो टो है उसमें अगर पेन हो रहा है, स्वेलिंग आ रहा है, तो इससे अपन डेक्टिलाइटिस कहते हैं। वो मोस्टली ज्यादातर केसों में ये छोटे बच्चों में, छोटे बेबीज में ही इस तरह की प्रॉब्लम आती है, एडल्ट पर्सन में ये नहीं आती। ठीक है, स्वेलिंग और पेन फिंगर और टो में आता है तो इसे अपन डेक्टिलाइटिस कहेंगे। छोटे बेबी में और या वेरी यंग चिल्ड्रन में इस तरह के केसेस ज्यादातर देखने को मिलते हैं। और ये जो होता है ये सिकल सेल डिसीज की वजह से होता है। देखो सिकल सेल जो डिसीज है वो भी एक इनहेरिटेड डिसीज है, जेनेटिक डिसीज होती है सिकल सेल डिसीज। तो सिकल सेल डिसीज में इस तरह का जब सिम्टम्स आता है तो सिम्टम्स का नाम है डेक्टिलाइटिस। ठीक है, इससे अपन एक और शब्द से बोलते हैं हैंड फूट सिंड्रोम, है ना। हैंड हैंड फूट सिंड्रोम जो होता है उसे अपन डेक्टिलाइटिस भी कहते हैं। कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि हैंड फूट सिंड्रोम को हम दूसरे वर्ड से क्या बोलते हैं, तो डेक्टिलाइटिस अपन उसको बोलेंगे। और इसका मतलब क्या होगा? अगर हाथों में, उंगलियों में या अपने जो टो है वहां पर अगर स्वेलिंग आती है, किस वजह से? सिकल सेल डिसीज की वजह से आती है, तो उसे अपन डेक्टिलाइटिस कहते हैं। मनु का मैसेज है, सर कभी कभी सैंपल लेते हैं किसी पेशेंट को तो ब्लू साइन बन जाता है। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन पूछा है मनु ने। मनु ने पूछा है कि अपन कभी कभी ब्लड सैंपल लेते हैं तो कभी कभी कुछ पेशेंट में ब्लू साइन बन जाता है। ये जो ब्लू साइन होता है ना, ये भी हीमोरेज की वजह से होता है। वहां पर अगर हेमेटोमा मतलब थोड़ी सी अगर ब्लीडिंग अंदर इंटरनल अगर ब्लीडिंग हो जाती है उस टाइम पर, कई बार क्या होता है ब्लीडिंग जब अपन ब्लड कलेक्शन करते हैं तो ब्लड कलेक्शन में कई बार सुई अगर वेन के आर पार हो गई, अपन ने जब सैंपल लिया तो उस टाइम पे अगर अपन ने थोड़ा अंदर किया तो वेन को आर पार करके वो दूसरी तरफ निकल के चली गई, तो ब्लीडिंग जो होती है वो उस तरफ से भी निकल रही, इस तरफ से भी। जब अपन जैसे ही निडल निकालते हैं तो निडल निकालने के बाद में दोनों तरफ से ब्लड निकलने लगता है, तो उसे अपन हेमेटोमा बोलते हैं ना। तो वो हेमेटोमा क्यों होता है? वो इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से होता है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं अपन।
अगला वर्ड है अपना हीमोसिरोडोसिस। हीमोसिरोडोसिस ये क्या होता है भाई? जब हमारी बॉडी में किसी भी जगह पर, बॉडी में किसी भी जगह पर आयरन अगर बहुत ज्यादा स्टोरेज होने लगे तो इस कंडीशन को अपन हीमोसिरोडोसिस कहते हैं। बॉडी में ज्यादातर मामलों में बोन मेरो में है ना, बोन मेरो में ज्यादातर मामलों में आयरन स्टोरेज अगर ज्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन को अपन हीमोसिरोडोसिस कहते हैं। अब हीमोसिरोडोसिस नाम क्यों है भाई? क्योंकि अपना जो आयरन स्टोरेज होता है वो हीमोसिडेन के फॉर्म में रूप में होता है। हालांकि दो फॉर्म है इसके, या तो फेरेटिन के फॉर्म में होगा या हीमोसिडेन के फॉर्म में होगा। आयरन जब स्टोरेज होता है तो उसका ज्यादातर पार्ट फेरेटिन के फॉर्म में होता है। फेरेटिन का ही एक थोड़ा सा और अलग कॉम्प्लेक्स पार्ट है अपना हीमोसिडेन। तो अपन याद रखने के लिए कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं कि आयरन या तो फेरेटिन के फॉर्म में स्टोरेज हो सकता है या फिर हीमोसिडेन के फॉर्म में स्टोरेज हो सकता है। ठीक है, तो आयरन का स्टोरेज फॉर्म जो होता है वो अपना हीमोसिडेन होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर फेरेटिन और हीमोसिडेन दोनों के रूप में आयरन अपना स्टोरेज हो रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर ये है कि अपना जो फेरेटिन होता है ये अपने ब्लड के साथ सर्कुलेट हो सकता है। ये बोन मेरो में तो प्रेजेंट होता ही है, लेकिन बोन मेरो के अलावा ये अपने ब्लड में आराम से सर्कुलेट हो सकता है। अपना जो हीमोसिडेन होता है ये ब्लड में सर्कुलेट नहीं होता, ब्लड में के साथ सर्कुलेट नहीं होता। अगर ये बोन मेरो में है तो बोन मेरो में ही प्रेजेंट होगा। फेरेटिन जो होता है वो अपने ब्लड के साथ सर्कुलेट होता है। ठीक है, अब देखो, तो अब ये सर्कुलेट होता नहीं है हीमोसिडेन, तो ये जो फॉर्म होता है ये ब्लड में प्रेजेंट होता भी नहीं है। अगर ये ब्लड में प्रेजेंट है हीमोसिडेन तो भाई इसकी कैपेसिटी है नहीं ज्यादा फ्लो होने की, तो ये अगर ब्लड में आ गया तो फिर क्या करता है, ये ब्लड के आसपास के जो टिश्यू हैं उनमें ज्यादा इकट्ठे होने की कोशिश करने लगता है। भाई जितनी भी जो इंसॉल्युबल चीजें होती है, अपना जैसे लिपिड की अपन बात करते हैं, लिपिड को हार्मफुल सब्सटेंस बोला क्यों गया? क्योंकि ब्लड में अच्छे से सर्कुलेट हो नहीं पाता वो, है ना। तो उसको जब भी ऐसे लगा कि भाई मैं मेरे से अब नहीं बन रहा चलते फिरते, तो वो जल्दी से आसपास की जो जगह है, आसपास के जो टिश्यू है उनमें जाके बैठ जाता है। बस उसी उसी तरह का, उसी प्रॉपर्टी का है ये हीमोसिडेन। हीमोसिडेन में भी ज्यादा लंबे चौड़े भागने की कैपेसिटी नहीं होती, ब्लड में ज्यादा लंबे टाइम तक ये सर्कुलेट हो नहीं पाता। तो ब्लड में एक बार अगर वो निकल भी गया बोन मेरो से, तो बोन मेरो में निकलने के बाद भी वो ब्लड में ज्यादा लंबे टाइम तक सर्कुलेट नहीं होगा। ब्लड के आसपास के, ब्लड वेसल्स के आसपास के जो टिश्यू है उनमें जाकर ये हीमोसिडेन जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है, टिश्यू में जाकर बैठ जाता है और डिपोजिट बना लेता है, टिश्यू के डिपोजिट बना लेता है। जब ये डिपोजिट ज्यादा होती है तो उसी को ही अपन हीमोसिरोडोसिस कहते हैं, है ना। अगर टिश्यू के अंदर हीमोसिडेन के डिपोजिट ज्यादा बन रहे हैं तो उस कंडीशन को अपन हीमोसिरोडोसिस कहेंगे। ठीक है, और मेजर फॉर्म जो होता है वो हीमोसिडेन ही होता है, लेकिन ये बोन मेरो और लीवर में ही प्रेजेंट होता है, अपने ब्लड में हीमोसिडेन नहीं मिलता। अगर अपन टेस्ट की बात करें कि आयरन, जैसे अपन आयरन की टेस्ट करते हैं तो आयरन में अपन हीमोसिडेन टेस्ट नहीं करते। आयरन को डिटेक्ट करने के लिए अपन या तो आयरन ही टेस्ट करते हैं या टीआईबीसी भी करते हैं या फेरेटिन टेस्ट भी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में ये स्पेशल टेस्ट की कैटेगरी में आते हैं अपने। हीमोसिडेन को टेस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि ये ब्लड में सर्कुलेट नहीं होता, लेकिन ये भी ब्लड का स्टोरेज फॉर्म है। ठीक है, लेकिन टिश्यू में या बोन मेरो में ही ज्यादातर मिलेगा। अगर ये टिश्यू में ज्यादा बढ़ रहा है, देखो थोड़ा बहुत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रेजेंट होगा तो उसका फिर आयरन का यूटिलाइज हो सकता है। लेकिन अगर ज्यादा हो रहा है तो ये क्या करेगा, ट्यूमर बनाने लगेगा, या गठान टाइप की भी बन सकती है, ज्यादा ग्रोथ भी हो सकती है। ठीक है भाई, तो टिश्यू के जो फंक्शन है वो उनको बाधित कर सकता है, उनको उनमें प्रॉब्लम कर सकता है ना। तो इसी कंडीशन को ही अपन ने एक वर्ड में हीमोसिरोडोसिस कहा है। ठीक, आगे बढ़े। चलो, तो ये इतने ही थे आज। ठीक भाई, तो आज अपन ने सिर्फ डिसीज को ही कवर किया है। अब कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो आप पूछें। बाकी अपन डायग्नोसिस वाला पार्ट कल से शुरू करेंगे, तो वो भी अब आपका 2 दिन चलेगा। उसमें भी अपन जो चीजें छूटी हैं थोड़े से और एडवांस लेवल पे अपन 2 दिन हेमेटोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर अपन मंडे से ब्लड बैंकिंग शुरू करेंगे। ठीक, आज की क्लास थोड़ी जल्दी हो गई, 45 मिनट में ही हो गई, कोई दिक्कत नहीं। चलो,
कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है या कोई दूसरी कोई बातें हैं तो वो भी आप मैसेज में लिख सकते हो, तो उस पर अपन डिस्कशन कर सकते हैं। डिस्प्लासिया को सर आपने डिस्कस नहीं किया, चलो डिस्प्लासिया को मैं नोट्स में डाल दूंगा। चलो हीमोसेरेटिन के बारे में रिपीट कर दिया, अभी थोड़ी देर पहले तो बोला था। देखो रिपीट का मत बोला करो आप लोग, रिपीट का तो आपके पास ऑप्शन है ना, रिकॉर्डेड क्लास रहती है। अभी एक स्टूडेंट ने बोला कि सर आप जो शुरू से एक बार फिर से पढ़ाने लग जा, तो ऐसा थोड़ी होता है भाई। आप थोड़े से अगर लेट हो रहा है 10 मिनट तो आप कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट का छूट गया तो आप बाद में जब रिकॉर्डेड क्लास अपलोड होगी तो वो 10 मिनट का बाद में देख लेना। चलो एक काम करते हैं आप, है ना, अभी फिलहाल ये जैसे जो टॉपिक आप बोल रहे हो कुछ कुछ वर्ड के, तो वो आप कम्युनिटी में पोस्ट कर देना कि सर इस वर्ड को भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देना, तो वो कल की क्लास होगी तो उसमें अपन इंक्लूड कर लेंगे। बाकी अपलोड कर दूंगा मैं, पीडीएफ कर दूंगा अमोल, ठीक है। कुछ लोग कितने आगे बढ़ते, वैक्सीनेशन पे क्यों जा रहे हैं भाई कपिल, आप वैक्सीनेशन चैप्टर अपना वायरोलॉजी में आएगा, है ना। ज्यादा मत भगा करो, ज्यादा एंजाइटी अच्छी नहीं होती पढ़ाई के लिए। जितना आपका चल रहा है उसी टॉपिक से ही कोई क्वेश्चन बन रहा है, कोई डाउट बन रहा है तो वो पूछा करो। अगले आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है जबरदस्ती उसके बारे में डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलो तो फिलहाल अपन आज तो इतना ही रहने देते हैं। अब आपके कोई डाउट है, कोई और दूसरा वर्ड आपको ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है, जैसे एक स्टूडेंट ने लिखा भी, तो ये आप कम्युनिटी में पोस्ट कर देना कि सर इस वर्ड को आप एक्सप्लेन कर देना, तो कल की क्लास में मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा और उसको इंक्लूड करके अपन डिस्कस कर लेंगे। नोट्स आपके फिर इकट्ठे, ओवरव्यू की जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी इकट्ठी होने के बाद में नोट्स आपको इकट्ठे मिल जाएंगे, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।